नमस्कार। आज आपको 13वां क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं। तो 13वें क्वेश्चन में दिया है कि यदि अभ्यास 1.12, इसका मतलब है कि 12वें क्वेश्चन में और ए और बी के साइज कैसे हैं, सर्वसम। तो इसका मतलब है कि ए व बी पर आवेश जो दिए गए हैं वो Q1 बराबर Q2 और ये दिए गए हैं कितने 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम ये आवेश दिया गया। और क्वेश्चन नंबर 12 में बीच की दूरी दी गई है r बराबर 50 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर बना लें, 50 गुणे 10⁻2 मीटर, या हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻1 मीटर। ठीक है, इतना 12वें क्वेश्चन में दिया था। और इसी साइज का तीसरा आवेशित गोला पहले के संपर्क में। तो देखो, ये मेरे पास एक गोला है, एक ये गोला है, ये ए गोला है और ये बी गोला है। इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। एक तीसरा गोला है जो कैसा है, अनावेशित। ये अनावेशित है, और जब ये अनावेशित है मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो पहले इसको क्या किया जाता है, ए गोले के साथ संपर्क में किया जाता है। तो जब ये अनावेशित है तो इस समय जो Q3 है इसका मान कितना होगा, 0। तो पहली कंडीशन में देखो, प्रथम स्थिति क्या है कि जब C को A से संपर्क में लाया जाता है तो प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा, प्रत्येक पर आवेश Q डैश बराबर, तो Q1 प्लस Q3 और बटे 2। ठीक है, लेकिन Q1 का मान कितना होगा, दिया गया 6.5 10 टू पावर -7, और Q3 का मान कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये नॉन चार्ज्ड है। तो ऐसी स्थिति में ये 0/2, 2 का भाग दे दो, 2 3 6 और 2 7 14 और 2 5 10 गुणे 10⁻7 कूलम। इतना आ गया प्रत्येक पर, इतना ही इस पे होगा, इतना ही इस पे होगा। सेकंड कंडीशन, ये पहली पोजीशन है। दूसरे नंबर में अंत में दोनों से हटा लिया जाता है, अंत में इससे, ये दूसरी कंडीशन है। द्वितीय स्थिति में क्या होता है कि तब प्रत्येक पर आवेश हम अगर पता करें, प्रत्येक पर आवेश Q डबल डैश बराबर कितना होगा, इसका आवेश और प्लस इसका आवेश और बटे 2। तो इस पर C पर आवेश कितना है, पहले तो इसके देख लें। हम लिखते हैं यहाँ पे Q2 और प्लस Q3 और अपॉन 2, और Q2 का मान है 6.5 10 टू पावर -7 और प्लस Q3 का मान कितना है, Q3 का हम अभी निकाल चुके हैं, अभी हमने निकाला है। ये इतना ही Q3 है, इतना ही Q1 है, और तो Q3 है 3.75 10 टू पावर -7 और पूरे के बटे 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों ऐसा किया गया। ऐसा इसलिए इन्होंने ये कहा है कि पहले ए के संपर्क में लाया जाता है, तो संपर्क में जब लाया जाता है तो इनका आवेश कितना हो गया, जितना इस ए पे हो गया उतना ही सी पे हो गया। अब सी इससे हटा दिया गया, जब यहां से हटा दिया गया तो इसका जो आवेश है इतना तो इस पे है ही है। अब इसको किससे जोड़ा जाता है, बी से। तो जब बी से जोड़ा जाता है तो दोनों आवेश को जोड़ करके आधा कर देंगे, प्रत्येक पर आवेश हमें पता चल जाएगा, जो कि कितना होगा 4.875 10 टू पावर -7 कूलम। आप दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे दो, इतना आ गया 4.875 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। अब क्या कहा गया, अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब देखिए Q डैश इतना ही ए पे है, इतना ही सी, इतना ए पे है, लेकिन बी पे अब कितना हो गया, ये आवेश हो गया। अब इन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें प्रतिकर्षण बल पता करना है। ए व बी पर के बीच प्रतिकर्षण बल, तो जो प्रतिकर्षण बल होगा वो F बराबर 9 गुणे 10⁹। अब QA मतलब A पे आवेश और इंटू QB और बीच की दूरी, तो 9 गुणे 10⁹। आपको पता ही होगा QA का मान कितना है, अभी हमने निकाल लिया है 3.25
3.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू क्यू बी का मान कितना है 4.875 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और पूरे के बटे आर। आर हमें पहले से पता है कितनी है 50 सेंटीमीटर, जिसका हमने मीटर में बनाया 5 गुणे 10 का घात ऋण 1 का, तो यहाँ पे हमने कर दिया वर्ग। अब इसको हम कर लेते हल, तो ये आ गया आपका 5.7 गुणे 10 का घात ऋण 3 न्यूटन। देखो ये तो भाग तो देना होगा, गुणा भाग तो करना होगा कि 9 का गुणा पहले 3.25 में करो, फिर उसके बाद 4.875 में करो, जितना आए उसमें फिर 25 का भाग दो। ये आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, एक फिगर दिया गया है और ये कहा गया है कि किसी एक समान स्थिर वैद्युत में 3 आवेशित कणों के ट्रैक्स दिए गए हैं, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात मतलब Q बटे M किसका अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। Q आवेश है, M उसका द्रव्यमान है, इनका अनुपात किसका अधिकतम है। तो पहले तो आप ये देखो हैं कि पहला दूसरा तीसरा ये धन प्लेट है और ये ऋण प्लेट है। पहले का पथ है जो वो ऐसे गया है, ऐसे, ये पहला पथ है, और दूसरे का ऐसे गया है और तीसरे का इधर गया है। 3 पथ दिए गए हैं। अब आप देखें कि इन 3 में से जो 2 पथ हैं ये धन प्लेट की ओर मुड़ रहे हैं, और जो धन प्लेट की ओर मुड़ रहे हैं निश्चित रूप से उन पर आवेश कौन सा होगा, नेगेटिव। तो ये तो निश्चित है कि पहला और दूसरा जो कण है वो कैसा आवेशित है, ऋणात्मक, जबकि तीसरा कैसा है, धनात्मक, क्योंकि विपरीत आवेशों की तरफ ये चलते हैं। तो 1 व 2 कण कैसे हैं, नेगेटिव, यहां पे हम रखते हैं ऋणात्मक, और तीसरा जो कण होगा वो कैसा है, या तीसरा कण या पथ, हाँ पथ दिया है, सॉरी कण नहीं है, ये पहला और दूसरा पथ और तीसरा पथ। तीसरा पथ कैसा है, ये धनात्मक, स्मॉल m द्रव्यमान व Q आवेश का कण किस में जा रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र कहां बन गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर, ये E का मान दिया गया। तो का कण E वैद्युत क्षेत्र में गतिमान है, ठीक है। जब गतिमान है तो ऐसी स्थिति में इस पर एक त्वरण लगेगा, और त्वरण जो होगा तो त्वरण A बराबर सूत्र होता है F बटे M, लेकिन F बराबर हो QE, आपने अभी पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल में संबंध है, QE, F बराबर QE और बटे M, तो ये हमारा A निकल आया। अब जब यहां से कण जब प्रवेश कर रहा है तो इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन प्रारंभ में कण का जो ऊर्ध्व वेग है, ऊर्ध्व वेग या हम कहें uy, वो बराबर कितना है 0, और हमें त्वरण पता चल गया। तो हम ऊर्ध्वाधर विस्थापन पता कर लें। तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊर्ध्व विस्थापन कौन सा, y बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे, ऊर्ध्व विस्थापन S बराबर ut प्लस 1/2 at² से हम ये सूत्र लगाएंगे ऊर्ध्व विस्थापन के लिए। तो इस हिसाब से हो जाएगा y बराबर u की जगह u/t प्लस 1/2 at²। अब यहाँ पे हम क्या करें, सम्मान रख दें, uy का मान कितना हो गया 0 प्लस 1/2, a का मान कितना है, a का मान है QE बटे m और इंटू t²। तो ये आ गया y बराबर 1/2 QE t² बटे स्मॉल m, या हम इसे लिख सकते हैं y समानुपाती Q बटे m, जो ये प्रदर्शित करता है कि जिस कण का विक्षेप अधिक होगा उस कण का Q बटे मान ये अधिक होगा। तो इस हिसाब से आप 3 पथ दिए गए हैं, तीनों में विक्षेप किसका सबसे ज्यादा है, तीसरे कण का। तो तीसरे कण का यहां पे लिखें, कण 3 का विक्षेप अधिक है, अतः Q बटे M भी अधिक होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 15 कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर, E का मान है 3 गुणे 10 पे घात 3 गुणे 10 पे घात 3 आई कैप का मतलब है एकांक वेक्टर, और आई जो होता है वो लंबकोणीय एकांक वेक्टर है एक्स अक्ष में। तो इसलिए ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, न्यूटन प्रति कूलम। ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो एक्स अक्ष में है। इसके बाद ए नंबर, हमें क्या ज्ञात करना है ए नंबर में कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, भुजा कितनी दी गई है, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हम अगर मीटर बनाए तो 10 गुणे 10 पे घात ऋण 2 मीटर, या हम लिख सकते हैं 10 पे घात ऋण 1 मीटर। हम घात में इसलिए रखते हैं जिससे हमें वर्ग करने में या वर्गमूल लेने में आसानी रहे। इसके बाद जिसका तल YZ तल के समांतर है तो गुजरने वाला फ्लक्स पता करो। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखें। हमने इसमें x, y और z दर्शाए हैं। मान लो कि ये y है, ये मेरा है y, ठीक, ये वाला y है, और ये वाला z है जो ये गया है, ये z है, और ये ऊपर गया है x अक्ष। ठीक, अब इस YZ तल में हमने क्या किया, एक मेरा वर्ग है, ये हमने वर्ग मान लिया। मानने में क्या जा रहा है, ये वर्ग है, इस पे हमने रख दिया। ठीक है, जब ये वर्ग इस पर रख दिया, किस तल में ये रखा है, YZ तल में। जब YZ तल में रखा है तो इस तल का अभिलंब या इस तल का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो किस दिशा में होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, इसके लंबवत होगा, अभिलंबवत होगा, वो किस दिशा में होगा, इस एक्स अक्ष में। तो एक चीज पता चल गई कि जो इस तल का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो एक्स अक्ष में होगा, और वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, ये भी एक्स अक्ष में है। ठीक है, YZ तल के समांतर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हमें पता कर वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो S बराबर, NCERT की बुक में क्षेत्रफल को S से प्रदर्शित किया गया, लेकिन अन्य किताबों में A प्रदर्शित किया गया, उससे कोई अंतर नहीं है। तो S बराबर हमें दिया गया है, क्या होता है, भुजा वर्ग, और भुजा वर्ग कितना है, 10 पे घात ऋण 1 का वर्ग, तो कितना हो गया, 10 पे घात ऋण 2 मीटर स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल पता चल गया। अब सूत्र होता है वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर E डॉट ds, E डॉट S। अब आपको पता है कि ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल, ये इसकी दिशा किधर की ओर है, एक्स अक्ष में। अभी हमने आपको बता दिया था, अभी हमने बताया कि आपको ये क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, तल के अभिलंब, और अभिलंबवत ऊपर की ओर क्या माना गया था, एक्स अक्ष। तो यहाँ पे E का मान हमने कितना रख दिया, 3 गुणे 10 पे घात 3 इंटू आई कैप डॉट गुणन है ये, और ये S का मान क्षेत्रफल वेक्टर 10 पे घात ऋण 2 और इंटू आई कैप। आई कैप हमने क्यों लिखा अपनी तरफ से, क्योंकि ये एक्स अक्ष में है। तो एक्स अक्ष में एकांक वेक्टर क्या होता है, आई कैप। अगर हम आई कैप न लिखते तो ये सिर्फ 10 पे घात ऋण 2 लिखते तो ये परिमाण को व्यक्त करता। इस समय ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, परिमाण और दिशा दोनों को। तो ऐसी स्थिति में अब 3 गुणे 10 पे घात ऋण 3 गुणे 10 पे घात 3 और इंटू 10 पे घात ऋण 2, हमने परिमाण को एक साथ कर लिया, और इंटू आई कैप डॉट आई कैप। दोनों एकांक वेक्टर हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का मान कितना होगा, 1। जब यहां पे लिख दे रहे चूंकि आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, तो इसलिए ये हो गया 3 गुणे 10 पे घात ऋण 10 पे घात धन के 1, या हम लिखते हैं 30। और वैद्युत फ्लक्स पूछा गया है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। 15 का सेकंड नंबर क्या है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो थीटा बराबर कितना है, 60 अंश। आप जानते हैं कि सूत्र होता है फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई एस साइन ई एस कॉस थीटा, और ई का मान कितना है, ई का मान हमें पता है 3 गुणे 10 पे घात। अब हम सिर्फ यहाँ पे क्या लेंगे, केवल परिमाण लेंगे, ठीक है, यहाँ दिशा नहीं लेंगे। और इंटू एस का मान कितना है, हमारा अभी निकला है क्षेत्रफल 10 पे घात ऋण 2 और इंटू कॉस 60। अब 3
गुणे 10 पे घात 3 और 10 पे घात 2 10 पे घात 1 और cos 60 का मान 1/2। तो 3 गुणे 10 पे घात 1 को मतलब 10 और 10 में 3 का गुणा करो 30 और बटे 2 तो ये कितना आ गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। क्वेश्चन नंबर 16। 15वें क्वेश्चन में ई का मान है 3 गुणे 10 पे घात 3 और इसके बाद में इंटू आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब ये वैद्युत फ्लक्स है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये एक्स अक्ष में है। एक्स अक्ष में हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। अब हमने इस एक्स अक्ष की दिशा में ये हमने दिखा दिया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये जो स्ट्रॉ इसमें लगी है ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। ये इसमें ये स्ट्रॉ जो लगी है ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। अब देखिएगा कि जो इधर के पृष्ठ हैं या इधर के पृष्ठ हैं, ऊपर के पृष्ठ हैं या इसके नीचे के पृष्ठ हैं, 4 पृष्ठों से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा 0। लेकिन केवल 2 पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा जिनसे होकर के ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। एक पृष्ठ है ये वाला और एक पृष्ठ है इधर वाला। तो इधर वाले को हम ए मान ले रहे हैं और इधर वाले को हम बी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ए पृष्ठ से जब गुजरेगा तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये हो गई, लेकिन इसका क्षेत्रफल वेक्टर किस दिशा में होगा? क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत इधर की ओर होगा। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर विपरीत दिशा में है। अब आ जाओ यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ये हो गई और इस तल का क्षेत्रफल वेक्टर इसी दिशा में होगा। इसका मतलब है इस जो हमने बी माना था, बी पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर एक दिशा में है, जबकि ए पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पे। तो हम सीधे आते हैं ए पृष्ठ के लिए। ए पृष्ठ के लिए हमने ए पृष्ठ के लिए क्या माना है कि क्षेत्रफल वेक्टर जो है, क्षेत्रफल वेक्टर एस हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसी थी? परस्पर विपरीत दिशा में। परस्पर विपरीत, परस्पर विपरीत का मतलब है कि अगर ये पॉइंट है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में है। तो इन दोनों के बीच जो कोण होगा वो कितना होगा? 180 अंश का। और जब 180 अंश का होगा, इस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स जो निकालेंगे अगर हम वैद्युत फ्लक्स, और वो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा फाई ई बराबर, ठीक है। और फाई ई बराबर होगा ई एस कॉस थीटा से ई एस कॉस 180 अंश, ठीक है। और कॉस 180 अंश का मान कितना होता है? -1। तो ये हो गया माइनस ई एस, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन में आओ, बी स्थिति में। ये तो हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है ए स्थिति में, ए स्थिति में या ए पृष्ठ से हमने निकाल लिया। अब हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। वैद्युत फ्लक्स किससे? बी पृष्ठ से। और बी पृष्ठ हमने कौन सा माना था? अभी हमने, जैसे ये कोई आयताकार पृष्ठ है ये पूरा, तो इसमें से ये वाला जो है ये है बी और इस तरह को हमने कितना माना था? ए। और वैद्युत बल रेखा इस दिशा में है और इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इस दिशा में है। तो इस स्थिति में क्षेत्रफल वेक्टर तो पृष्ठ के लंबवत होता है, तो इधर ही की ओर होगा। तो बी पर दोनों किस दिशा में है? एक दिशा में। और एक दिशा में है तो इनके बीच कोण कितना होगा? थीटा 0। तो फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई एस। अब सीधा सीधा लिखना है cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो इसका मान हो गया ई एस 5। अब हमें क्या निकालना है? कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? हम दोनों को जोड़ दें। कुल वैद्युत फ्लक्स ये हमने ए कंडीशन में निकाला है और ये हमने बी कंडीशन में निकाला है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई ए और प्लस फाई वी। इसका मतलब फाई ए का मान कितना है? माइनस ई एस, और फाई वी का मान कितना है? प्लस ई एस। तो ये दोनों का मान कितना हो गया? 0। ये हमारा हो गया वैद्युत फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 17। आई ई कितना दिया है? 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये दिया गया।
अब इसमें ए नंबर पे पूछा गया कि ए नंबर पे बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश का मतलब क्यू पूछा गया। तो सूत्र होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किससे? गॉस के नियम से। तो यहाँ पे क्यू बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बराबर हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई का मान कितना है? 8 गुणा 10 पे घात धन के 3, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 पे घात ऋण 12। तो 8 5 40 की 0 4, 8 8 64 और 4 68 और 6 8 8 64 और 70। तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो और गुणे 10 ऋण 12 और धन के 3, तो 10 पे घात ऋण के 9, या 7.08 लिखें तो 10 पे घात ऋण के 8। ये इतने कूलम आ गया। ठीक है, इतने कूलम आ गया है। अगर हम इसको माइक्रो कूलम में अगर लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि 0.07 दशमलव को और इधर बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? गुणे 10 पे घात ऋण 6 कूलम। या हम इसको और आगे चलें तो 0.07 और ऋण 6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? माइक्रो कूलम। ये हो गया, जैसे समझे आप। फिर इसमें बी नंबर पूछा गया, इसी का बी नंबर पे क्या पूछा गया है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो फ्लक्स शून्य है, ठीक है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? नहीं, हम ये निष्कर्ष तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि हम क्या निकालेंगे कि बॉक्स के अंदर आवेश तो है, लेकिन वो आवेश का बीजगणितीय योग शून्य है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, मेरे पास एक वर्ग है, ये हमने वर्ग मान लिया, ठीक है, और जो कितना है? 10 सेंटीमीटर भुजा का, ठीक है, के वर्ग के केंद्र से, ये वर्ग हमने यहां पर रख लिया, इस वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलम आवेश रखा है। ठीक, Q का मान कितना है? 10 माइक्रो कूलम। तो हमने 10 गुणा 10 पे घात ऋण 6 कूलम, या हमने लिख दिया 10 पे घात ऋण 5 कूलम। ठीक है, कूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? तो हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, जबकि इन्होंने ये कहा है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का फलक मान, घन में 6 फलक होते हैं, लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि इसको आप घन का एक फलक मानिए। तो ठीक है, तो पहले हम गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब चूंकि ये एक फलक की बात हो रही है और घन में फलक कितने होते हैं? 6, तो ये जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा ये 6 फलक के लिए निकलेगा, लेकिन हमें किसके लिए निकालना है? एक के लिए। तो एक फलक के लिए, एक फलक मीन्स पृष्ठ के लिए जो फाई ई बराबर होगा वो कितना होगा? इसका 1/6 या Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। अब Q का मान आप रख दो, Q का मान 10 पे घात ऋण 5 बटे 6, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? 8.85 गुणा 10 पे घात ऋण 12। तो ये हमारा कैलकुलेट कर लो, ऋण 12 ऊपर पहुंच गए, धन के 12 और ऋण के 5, तो धन के कितने बचे? 7, तो 10 पे घात 7 और इंटू 1/6 गुणे 885, 2 दशमलव खत्म कर दिया, तो हमने यहाँ पे 2 बिंदी बढ़ा लिया, तो 100 बटे इतना कर दिया। 1.88 गुणे 10 पे घात 5, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, इतना आएगा एक फलक का मान, जो कि लगभग कितने के है? 1.88 को हम कितना मान लें? 2 गुणा 10 पे घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये हमने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि बुक में आंसर 2 दिया। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।